वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड। सो गाइस, आप सभी जानते हैं अमेजन प्राइम पर छोरी 2 जल्दी आ रही है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था कि आखिर आगे की कहानी क्या होने वाली है। लेकिन छोरी 2 के आने से पहले जान लेते हैं छोरी में क्या हुआ था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा कहानी पर। ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गाँव की, और यहाँ गन्ने के खेत हर जगह फैले हुए हैं, जहाँ एक औरत जिसका नाम रानी है, जो कि काफी डरी हुई है और कांप रही है, और रानी प्रेग्नेंट भी है कि वहाँ कुछ बच्चों की आवाजें आती हैं और वो बच्चे उसकी तरफ चाकू बढ़ाते हुए कुछ कहते हैं, और रानी चिल्लाते हुए अपना पेट काट लेती है चाकू से। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि साक्षी नाम की एक लड़की जो कि एनजीओ चलाती है, और साक्षी भी प्रेग्नेंट है, जहाँ एक बच्ची मुस्कान के साथ साक्षी बातें कर रही होती है। और उसके बाद साक्षी सारे बच्चों के साथ बाहर पानी पूरी वाले के पास खड़ी होती है कि तभी उसका पति हेमंत वहाँ आता है। साक्षी और हेमंत साथ खड़े होते हैं। साक्षी पानी पूरी खाती है कि तभी सामने गाड़ी से कुछ लोग आते हैं, जिन्हें देखकर हेमंत कुछ घबरा सा जाता है, और दोनों उसके बाद सीधा गाड़ी में आकर बैठते हैं, जहाँ हेमंत अपने ड्राइवर कजला को कहता है घर की तरफ जाने को। और यहाँ हेमंत और साक्षी घर आते हैं, जहाँ कजला साक्षी को एक गिफ्ट देता है उसके बच्चे के लिए, जिसे लेकर कजला को साक्षी थैंक यू कहती है, और दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। जहाँ अब रात का वक्त है, साक्षी गिफ्ट खोलती है जिसमें मंकी टॉय होता है। उसे वो वहाँ पर रखकर सोने चली जाती है कि आधी रात को एकदम से हेमंत के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनते हुए साक्षी अपने रूम से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आती है और देखती है कि कुछ गुंडे उसके पति हेमंत को मार रहे होते हैं। मारते हुए वो गुंडे हेमंत और साक्षी को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने पैसे टाइम पर नहीं लौटाए तो वो गुंडे उन्हें मार देंगे। गुंडों के जाने के बाद साक्षी हेमंत की ड्रेसिंग कर रही होती है, जहाँ हेमंत बताता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए उसने पैसे उधार लिए थे, लेकिन जो उन्हें प्रोडक्ट सप्लाई करता वही बंदा पैसे लेकर भाग गया, और साक्षी की ऐसी कंडीशन देखकर वो उसे कुछ कह नहीं पाता। जहाँ दोनों बहुत परेशान है और सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, कि तभी वहाँ पर उनका ड्राइवर कजला होता है, और वो उन्हें बताता है कि छुपने के लिए बस एक ही जगह है, और वो है कजला का गाँव। और वही के तीनों निकल पड़ते हैं और पहुँचते हैं गाँव में, जहाँ कजला हेमंत को कहता है कि खेत का रास्ता देखते हुए उन्हें सामने घर दिख जाएगा, और कजला गाड़ी लगाने चला जाता है साइड में। और यहाँ साक्षी और हेमंत खेत के अंदर चलना शुरू करते हैं, जहाँ साक्षी अपना फोन चेक करती है और हेमंत को बताती है कि हेमंत यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है, जहाँ हेमंत उसे जवाब देता है कि अब चाह कर भी यहाँ कोई नहीं आ सकता उन्हें ढूंढते हुए। यही सब बातें करते हुए साक्षी और हेमंत आगे की तरफ चल पड़ते हैं खेत में। काफी दूर तक चलते हुए हेमंत और साक्षी को घर नहीं मिलता, और ये दोनों खेत के बीचों बीच आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ साक्षी कुछ अजीब सा मजाक हेमंत के साथ करती है खेत में लगे पुतले को लेकर। कुछ देर रुकने के बाद हेमंत साक्षी को एक कोने में बिठाकर रास्ता ढूंढने निकल पड़ता है, और जहाँ अब रात होने को आई है और हेमंत अभी तक वहाँ पर नहीं आया, और साक्षी परेशान होकर उसी रास्ते पर निकल पड़ती है। वहीं आगे बढ़ते हुए साक्षी हेमंत को आवाज लगाती है, और साक्षी उसी तरफ आगे बढ़ती है कि एकदम से वहाँ की लाइट ऑन होती है और सामने एक औरत नजर आती है, जिसे देखकर अचानक से साक्षी डर जाती है और हेमंत के जाकर गले लग जाती है। जहाँ हेमंत उसे बताता है कि वो उसे काफी देर से ढूंढ रहा था। जहाँ साथ में खड़ी औरत से हेमंत साक्षी को मिलवाता है और बताता है कि कजला जी की पत्नी है, और सभी लोग इनको यहाँ पे ताई बुलाते हैं। और उसके बाद हेमंत साक्षी को लेकर घर के अंदर जाता है, जहाँ पीछे पीछे ताई भी आती है। यहाँ साक्षी अभी भी कुछ कुछ डरी हुई है, और वो हेमंत से पूछती है कि आखिर वो था कहाँ, कि तभी पीछे से ताई आती है और दोनों को खाना खाने को कहती है। और यहाँ ताई हेमंत और अपने पति के खाने के बाद ही साक्षी और अपने लिए खाना परोसती है, क्योंकि यहाँ वही पुरानी हरियाणा और राजस्थान की प्रथा दिखाई गई है कि पति के खाने के बाद ही पत्नियों को खाना खाना चाहिए। जहाँ पर साक्षी ताई से वही सवाल करती है कि आते वक्त जो उसने गेट देखा था वो किसके घर का है, जहाँ पर ताई उसे बताती है कि उसके देवर का था, जो कि अब मर चुका है। जहाँ बाहर की तरफ कजला और हेमंत बैठे होते हैं, और ताई सभी के लिए दूध लेकर आती है, और उसके बाद ताई और कजला अपने घर की तरफ चले जाते हैं, और साथ ही साक्षी और हेमंत अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ हेमंत साक्षी से पूछता है कि उसको ताई कैसी लगी, और नए ख्यालों वाली साक्षी बताती है कि सोच अभी भी पुरानी है। और उसके बाद दोनों सो जाते हैं, और अब सुबह के वक्त ताई हेमंत की चोट पर लेप लगा रही होती है कि तभी साक्षी सोकर उठती है और बाहर की तरफ आती है। हेमंत साक्षी के पास ही खड़ा होता है, और तभी कजला वहाँ आता है और हेमंत को खेत दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ साक्षी भी ताई से कहती है कि क्या वो भी जा सकते हैं खेत देखने। इसका जवाब ताई बस हाँ में कहकर वहाँ से चली जाती है। और अब नहाने के बाद साक्षी बाहर आंगन में टहल रही होती है कि तभी उसकी नजर उस पीछे खिड़की की तरफ पड़ती है, और साक्षी उसको फॉलो करते हुए उस कमरे में जाती है। लेकिन साक्षी वहाँ देखती है कि वो कमरा तो जला हुआ है, और वहाँ से बहुत गंदी महक आ रही होती है। इसकी वजह से साक्षी कमरे से बाहर आ जाती है। वहाँ से बाहर निकलते वक्त साक्षी सीधा खेत की तरफ जाती है और घूमने निकलती है, और साथ ही वहीं की घास से एक साइन मार्क बनाती है ताकि वो यहाँ का रास्ता ना भटके। साक्षी खेत में चलते हुए उस कुएं के पास पहुँच जाती है कि तभी पीछे से हेमंत आ जाता है और उसे डरा देता है, जिस हरकत की वजह से साक्षी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। कि हेमंत पीछे से आवाज लगाकर साक्षी को रोकता है कि उसे साक्षी से कुछ बात करनी है। यहाँ साक्षी इशारा करके बताती है
कि यही सही रास्ता है, क्योंकि यहाँ उसने घास से एक साइन बनाया होता है जहाँ रात के वक्त हेमंत साक्षी को बताता है कि उसके पास पैसों का जुगाड़ हो रहा है, तो उसे शहर निकलना होगा 2 दिन बाद। यही बात सुनकर साक्षी अपसेट हो जाती है कि यहाँ तो वो किसी को जानती तक नहीं और हेमंत भी यहाँ से जा रहा है। जहाँ गुस्से में साक्षी घर के अंदर चली जाती है और अब सुबह के वक्त साक्षी अभी भी उदास बैठी है कि वहाँ पर ताई आती है और साक्षी से कहती है कि उसकी ऐसी हालत में इतना गुस्सा करना और उदास रहना ठीक नहीं, इससे उसके बच्चे पर भी असर होगा। और साथ ही ताई साक्षी को एक कौवे की कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद साक्षी पूरा दिन ताई के साथ बिताती है, जहाँ रात के वक्त ताई अपने घर जाने लगती है। कि साक्षी कहती है ताई को कि आज बहुत दिनों के बाद उसे अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई और ताई उसकी इस बात पर मुस्कुराकर वहाँ से खुश होकर चली जाती है। ताई के जाने के बाद साक्षी कमरे में आती है। जैसे ही वो कमरे में जाती है, पीछे दीवार के किनारे एक बच्चा खड़ा होता है जो अभी तक तो उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और यह साक्षी कमरे में आकर हेमंत के साथ पैकिंग करने लगती है और साथ ही हेमंत को कहती है कि वो आराम से यहाँ से जाए, जहाँ हेमंत फिर से यही कहता है कि वो बस अपना और अपने बेटे का ध्यान रखे। साक्षी इस बात को लेकर कहीं न कहीं चिढ़ जाती है कि वो बार बार बेटा ही क्यों कहता है, जो भी होगा अपना होगा। खैर सुबह के वक्त साक्षी सोकर उठती है और नीचे की तरफ देखती है कि वहाँ पर हेमंत नहीं है। और उठने के बाद साक्षी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है कि तभी उसे बाहर से लकड़ियाँ तोड़ने की आवाज आती है। और जैसे ही वो देखने के लिए बाहर जाती है, वहाँ एक औरत होती है जिसका नाम रानी होता है। रानी लकड़ियाँ काट ही रही होती है कि तभी साक्षी की नजर रानी के पेट पर पड़ती है कि उसके पेट पर एक कट का निशान है। कि तभी वहाँ पर ताई आ जाती है, जो कि रानी को डांटते हुए अंदर की तरफ आती है साक्षी को लेकर और चक्की पर गेहूं पीसते हुए साक्षी को बताती है कि जो बाहर लकड़ी काट रही थी वो कोई और नहीं बल्कि रानी है, उनकी बहू और राजवीर की पत्नी। और ताई वही पुरानी कहानी साक्षी को सुनाती है कि खेत में पेट की तरफ से गिरने पर रानी ने अपना बच्चा खो दिया और वही निशान उसके पेट पर है। और साथ ही ये भी बताती है कि जब से उसने अपना बच्चा खोया है, उसने कसम खा ली है कि वो अपनी जुबान तक नहीं खोलेगी। और साथ ही ताई अपना दुख साक्षी को जताती है, जहाँ साक्षी उसका हाथ अपने पेट पर रखकर ये बोलती है कि ताई हम भी आपके परिवार के ही हैं और ये बच्चा भी आपका ही है। ये बात सुनकर ताई खुश हो जाती है और यह दरवाजे पर रानी चेन बजा रही होती है, जहाँ पर वो कुछ लकड़ियाँ लेकर खड़ी है। और उसके बाद रात का वक्त, जहाँ ताई वापस अपने घर जा रही है, ये कहकर साक्षी को कि वो वापस आकर उसके साथ ही सोएंगी। ताई को बुलाने के लिए रानी एक बार फिर से चेन बजाती है, जहाँ ताई रानी से बहुत रूडली बात करते हुए बाहर की तरफ जाती है। ताई के जाते ही साक्षी एक बार फिर से घर के बाहर टहलने लगती है, जहाँ टहलते हुए उसे गेट पर एक बार फिर से चेन बजने की आवाज आती है। साक्षी वहाँ पर जाकर देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। और उसके बाद वापस आते ही चेन फिर से बजने की आवाज आती है और जैसे वो पीछे मुड़ती है, साक्षी देखती है कि वहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, जिससे साक्षी हंसकर पूछती है कि वो कौन है। और उसके बाद दोबारा अंदर की तरफ से आवाज आती है। मतलब यहाँ ताई के जाते ही साक्षी को कुछ बच्चे दिखने शुरू हो जाते हैं और उन बच्चों को देखते ही साक्षी उन्हें फॉलो करने लगती है। फॉलो करते हुए साक्षी अंदर कमरे की तरफ आती है, लेकिन वहाँ पर कोई होता नहीं। और एक बार फिर से बहुत तेजी से चेन बजने की आवाजें पूरे घर में गूंजने लगती है, जिसकी वजह से साक्षी परेशान होकर उन्हें शांत होने को कहती है। और यहाँ साक्षी को लगता है कि कुछ बच्चे हैं जो उसके साथ शरारत कर रहे हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं। और वही साक्षी उन बच्चों को फिर से फॉलो करने लगती है। जैसे ही साक्षी बाहर की तरफ आती है कि तभी अचानक से ताई वहाँ आती है और साक्षी से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। साक्षी बताती है कि उसे बच्चे दिखे, जिसे सुनकर ताई डर जाती है और साक्षी को कमरे के अंदर लाकर बंद कर देती है। और साथ ही ताई साक्षी से बोलती है कि उसे उन बच्चों से दूर रहना चाहिए, उनसे बात करने की उसे कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर साक्षी मॉडर्न ख्यालात की होती है, वो कहती है कि बच्चों से दूर क्यों रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मतलब कुछ और है। यहाँ ताई की शक्ल देखकर साफ पता चल रहा है कि जैसे कि कुछ तो बात है, क्योंकि वो काफी डरी हुई है। जहाँ पर वो साक्षी से बार बार चिल्लाकर कहती है कि उसने कह दिया ना कि कोई जरूरत नहीं है उन बच्चों से मिलने की। कुछ देर तक साक्षी और ताई की बहस चलती है, जहाँ ताई रानी का एग्जाम्पल देते हुए बताती है कि वो नहीं चाहती कि साक्षी का हाल भी रानी के जैसा हो, वो बस इसीलिए कह रही है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और ये सब सुनकर साक्षी अपने बिस्तर पर आकर बैठ जाती है। और आधी रात को साक्षी देखती है कि ताई वहाँ पर नहीं है, और जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है कि ताई कोने में छुपकर सर झुकाकर बैठी होती है, जिससे साक्षी डर जाती है। साक्षी के पूछने पर कि ताई वहाँ पर क्यों है, ताई बताती है कि उन्हें नींद नहीं आ रही। अगले दिन सुबह के वक्त, जहाँ साक्षी अपने बाल बना रही होती मिरर में, कि वो मिरर में देखती है कि रानी वहीं दीवार के पीछे खड़ी हुई है। और जैसे ही साक्षी उसके पास आ रही होती है मुस्कुराते हुए, रानी एकदम से नीचे की तरफ बैठ जाती है। और जैसे ही साक्षी दूसरी तरफ देखती है कि वहाँ पर ताई खड़ी होती है, जिनके डर से रानी बोलने की तो क्या कुछ कहने की भी कोशिश नहीं कर पाती। साक्षी वापस अपने कमरे में आती है और एक बार फिर से वही 3 बच्चे उसे गेट पर हंसते हुए दिखते हैं, जिन्हें देखकर साक्षी भी बहुत खुश होती है और हंसते हुए वापस वही
योगेश्वर के घर के पीछे जाती है, जहाँ साफ लग रहा है कि ये तीनों बच्चे अपने साथ ले जा रहे हैं, या तो कुछ दिखाना चाहते हैं या फिर बताना। वो देखती है कि उस गेट के पास एक रेडियो रखा है जिसमें से किसी की आवाज आ रही है। उस रेडियो से लोरी की आवाज आती है। साक्षी को वो बच्चे हर जगह दिखते हैं, भागते हुए, खेलते हुए। यहाँ साक्षी को सुनानी से जुड़ा हुआ बीता हुआ कल साफ दिखाई दे रहा है कि तभी वहाँ पर अचानक से ताई आती है और गुस्सा करते हुए साक्षी से पूछती है कि उसे ये रेडियो कहाँ से मिला। साक्षी पीछे की तरफ इशारा करते हुए बताती है और ताई गुस्से में आकर उससे रेडियो को छीनती है और खेत में फेंक देती है। साथ ही हाथ जोड़कर साक्षी से कहती है कि इधर की तरफ आना छोड़ दे, जहाँ साक्षी और ताई की फिर से बहस हो जाती है। ताई साक्षी से कहती है कि आज ना सही, लेकिन कल को उसे इस बात का पछतावा होगा कि वो आखिर यहाँ पे आई ही क्यों। और साथ ही ये भी कहती है कि तेरे पति को बेटा चाहिए ना, लेकिन तेरे पेट में तो बेटी है। जहाँ साक्षी बताती है कि उसका पति ये सब नहीं मानता बेटा बेटी। खैर, पुरानी औरतें तो वैसे भी चाल ढाल और पेट देखकर बता देती हैं कि पेट में लड़का है या फिर लड़की। और उसके बाद साक्षी अपने कमरे में बैठी होती अकेली, दरवाजा बंद करके, जहाँ उसको बाहर से हेमंत की आवाज सुनाई देती है ताई से बात करते हुए। और वो घबराई हुई हेमंत के पास आती है और उसे गले लग जाती है, जहाँ ताई साक्षी की बात को काटते हुए कहती है कि रात बहुत हो गई है और अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। उसके बाद साक्षी, जो कि अभी भी ताई की बातों से गुस्सा होती है, और कमरे के अंदर आ जाती है। यहाँ पर साक्षी हेमंत को बताती है कि ये ताई ठीक औरत नहीं है, ये बहुत अजीब है। साक्षी बताती है जो जो उसके साथ होता है इन 2-3 दिनों में, वो सब कुछ वो हेमंत को बताती है। और उसकी बातों से साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है इन सब बातों को लेकर, और सारा ब्लेम वो ताई पर ही लगाती है कि वो औरत सही नहीं है। और यही सब कहते हैं साक्षी हेमंत से कहती है कि वो यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। और हेमंत और साक्षी यहाँ से निकलने लगते हैं, और जैसे ही वो दोनों घर के बाहर कदम निकालते हैं, पीछे से कजला आता है, हेमंत के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है, और ताई रुमाल से कुछ सुंघाकर साक्षी को बेहोश कर देती है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ताई साक्षी को लेकर एक तांत्रिक के पास बैठी है, जहाँ तांत्रिक 3 उंगलियां दिखाकर कुछ कहना चाहता है। और यहाँ साक्षी की हालत बिल्कुल सही नहीं है कि वो इस सिचुएशन को समझ सके। अगले ही सीन में ताई साक्षी को बेड से बांध देती हैं, और जहाँ उसके कपड़े इस बार बदले हुए लग रहे हैं, बिल्कुल हरियाणा वालों की तरह। ताई साक्षी को बांधते हुए ये कहती है कि उसे कहानी सुनने का बहुत शौक है ना, तो इस बार ताई उसे फिर से ऐसी कहानी सुनाएगी जो कि इस बार उसके बच्चे से रिलेटेड होगी। ताई बताती है कि योगेश्वर की शादी एक सुनैनी नाम की लड़की से करी थी। साथ ही ये बताती है कि जब से वो उनके घर में आई थी, उनकी खुशियाँ भंग होनी शुरू हो गई थी। उसे 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 लड़के थे। और साथ ही ताई ये भी बताती है कि कैसे सुनैनी ने उसके बच्चों को अपने वश में किया और उसके देवर को भी मार दिया, और ताई के बच्चों को भी। यहाँ ताई का कहना है कि सुनैनी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक डायन थी। साक्षी की कंडीशन ऐसी बिल्कुल नहीं है कि वो कुछ सुन सके और समझ सके, फिर भी ताई उसको सारी घटना, सारी बात बताती है। उसके कुछ वक्त बाद उनका बड़ा बेटा राजवीर बड़ा होता है, तो उन्होंने उनकी शादी करवाई रानी से। और जैसे ही रानी का 8वां महीना लगा, उसे भी सुनैनी और वो तीनों बच्चे दिखने लग गए। उसी के चलते रानी ने अपना पेट काट लिया, लेकिन उनसे अपने बेटे राजवीर का दुख नहीं देखा गया, और एक बार फिर से राजवीर की शादी करनी चाहिए। और राजवीर की दूसरी पत्नी के साथ भी यही हुआ। जब उन्हें तीसरी शादी करवाई तो उन्होंने इस बार गाँव में अपनी बहू को नहीं रखा बल्कि उसे शहर भेज दिया। और साथ ही ये भी बताती है कि राजवीर की पत्नी भी माँ बनने वाली है, जो कि शहर में है। और साथ ही ताई साक्षी को ये बताती है कि तांत्रिक ने बताया है कि अगर वो 3 दिन बस कैद में रह ले तो उनके परिवार पे जो श्राप लगा है वो उतर जाएगा। और जाते हुए ताई साक्षी से कहती है कि इन 3 दिनों में अगर उसे कुछ भी दिखता है तो वो असलियत नहीं होगी बल्कि एक भ्रम होगा, और उसे अभी लोरी भी गुनगुनाना छोड़ना होगा, क्योंकि ये लोरी और कोई नहीं बल्कि सुनैनी गुनगुनाती थी। उसी के चलते ही उसके तीनों बच्चों की मौत हो गई। और यही सब बोलते हुए ताई वहाँ से दरवाजा बंद करके चली जाती है। यहाँ साक्षी बेहोश पड़ी है कि तभी जला हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ता है, और फिर सुबह साक्षी को होश आता है। वो उठती है और रस्सी अपने हाथ से खोलती है, और जैसे ही वो अपने पेट की तरफ हाथ लगाकर देखती है कि उसके पेट का ऊपर का हिस्सा जला होता है और उसके ऊपर एक हाथ का छाप होता है। साक्षी कमरे से निकलकर बाहर की तरफ जाती है हेमंत को बुलाते हुए, और एक बार फिर से साक्षी योगेश्वर के घर की तरफ जाती है, और उसे वहीं पर वो रेडियो बजता हुआ दिखता है जिसे कि ताई ने खेत में फेंक दिया था, जिसमें से एक बार फिर से वही लोरी बजने की आवाज आती है। घबराते हुए साक्षी अपने कमरे में आती है और गेट बंद कर लेती है। और जैसे ही साक्षी अपने कमरे के सारे गेट बंद करती है, पीछे मुड़कर देखती है कि फिर से वही 3 बच्चे उसे वहाँ पर खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो कि इस बार ये कहते हैं कि छोटी माँ आ गई। लेकिन इस बार साक्षी घबराती नहीं और
गेट खोलकर वापस योगेश्वर के घर की तरफ आती है। यहाँ साक्षी को एक बार फिर से सुनैनी का बीता हुआ कल दिखाई देता है कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ था, और साक्षी वहाँ से डरकर सीधा घर की छत पर आती है और उसे पूरे गाँव में कोई घर नहीं दिखता, सिर्फ हर तरफ फैला हुआ गन्ने का खेत दिखता है। साक्षी को गन्ने के खेत में वहाँ टंगा हुआ पुतला दिखता है। उसे देखते हुए साक्षी उसके करीब जाती है, वही साइन मार्क बनाते हुए जो उसने पहले बनाया था। पूरे खेत में घूमते हुए हर तरफ का रास्ता नापते हुए साक्षी फिर से घर की तरफ आती है और भागकर कमरे के अंदर आती है। और कमरे के अंदर आने के बाद वही सब दिखाई दे रहा है जो सुनैनी उसे दिखाना चाहती है, असल में महसूस करवाना चाहती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। साक्षी कमरे से निकलती है, एक दुपट्टा उठाकर साथ ही कुछ कोयले के टुकड़े उठाकर अपनी चुन्नी पर कुछ ड्रॉ करती है। वापस खेत की तरफ जाती है, शायद वो खेत का पूरा नक्शा तैयार कर रही होती है। और यही सब करते हुए साक्षी वही सो जाती है। खेत से निकलकर साक्षी सीधा घर के अंदर आती है, जहाँ वो खाने को कुछ ढूंढ रही होती है किचन में। भूख के हड़बड़ाहट से साक्षी को टिफिन में कुछ रखा हुआ मिलता है, जिसे वह इस टाइम तो वो खा लेती है। उसके बाद साक्षी बाहर आती है, हैंडपंप से पानी निकालकर अपना मुंह धोने के बाद जो भी उसने गले में पहना होता है उसे निकालते हुए अपने आप से ही बात करती है कि ये सब कुछ सच नहीं हो सकता। लेकिन यही सब बड़बड़ाते हुए एक बार फिर से उसे उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा भागते हुए योगेश्वर के घर की तरफ जाते हुए दिखता है, जहाँ साक्षी के सामने अब धीरे धीरे सच सामने आ रहे हैं कि आखिर यहाँ की सच्चाई क्या है। और ये सब और कोई नहीं बल्कि सुनैना की आत्मा ही करवा रही है साक्षी को सच बताने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है, उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ था। जहाँ साक्षी वो सब महसूस करती है जो सुनैनी के साथ असल में हुआ था, कि कैसे उसके पति योगेश्वर ने खेत के बीचों बीच में सुनैनी को डंडों से मारा था जब वो प्रेग्नेंट थी, कि तभी वहाँ पर ताई के बच्चे आते हैं जो सुनैनी को चाकू देते हैं और हाथापाई में सुनैनी के हाथ से अपने पति का खून हो जाता है। यहाँ साक्षी को अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि सुनैनी की तो कोई गलती ही नहीं थी। और एक बार फिर से साक्षी को सुनैनी की आत्मा दिखती है, जहाँ उसे भी मजबूर किया जाता है कि वो भी अपने पेट को काट दे और अपने बच्चे को मार दे। उसके साथ भी वही दोहराया जा रहा होता है जो बाकी औरतों के साथ दोहराया गया था। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद साक्षी बिल्कुल सही सलामत घर के अंदर बैठी होती है कि तभी वहाँ पर ताई आती है और हाथ जोड़कर कहती है कि शुक्र है तू ठीक है, और साथ ही ये भी कहती है कि हमारे परिवार का श्राप मुक्त हो गया। तभी वहाँ पर हेमंत भागता हुआ आता है और साक्षी से कहता है कि यहाँ से चलो, और उसका हाथ पकड़ के लेकर निकल रहा होता है। कि साक्षी कहती है कि जब तक वो यहाँ पे रह रहे लोगों को बेनकाब ना कर दे वो यहाँ से नहीं जाएगी। जहाँ साक्षी बताती है कि उन्होंने अपने बेटे राजवीर के साथ मिलकर सुनैनी को जिंदा जला दिया जब वो पेट से थी। कजला बताता है कि उसने उसके भाई को मारा था, लेकिन साक्षी कहती है कि वो एक हादसा था, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। साक्षी एक बार फिर बताती है कि आप लोगों ने अपने कुप्रथा के चलते हुए एक माँ को मार दिया, लेकिन फिर भी उसने अपनी जली हुई हालत में एक छोटी बच्ची को जन्म दिया और तुम लोगों ने उसको भी ले जाकर कुएं में फेंक दिया। जहाँ साक्षी की बातों को टालने के लिए ताई उसके ऊपर बराबर इल्जाम लगा रही होती है कि शायद भूतनी का साया इसके ऊपर चढ़ गया है। ताई बताती है कि राजवीर की दोनों पत्नियों को मार डाला, लेकिन यहाँ साक्षी बताती है कि सुनैनी ने उन्हें अपनी कहानी बताना चाहती थी, ना कि उन्हें मारना चाहती थी। यहाँ ताई और कजला समझ चुके हैं कि उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ गई है, और ताई एक बार फिर से साक्षी को धमकी देती है कि वो अपने बेटे राजवीर को कहकर उसको मरवा देगी। जहाँ साक्षी हेमंत की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इस राजवीर से कहेंगी आप, और यहाँ राजवीर और कोई नहीं बल्कि हेमंत ही होता है। और यहाँ अब हेमंत भी समझ चुका है कि साक्षी को सब कुछ पता चल गया है, और हेमंत साक्षी की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन साक्षी चाकू दिखाकर हेमंत को रोक देती है और साथ ही ये चुनौती देती है और कहती है कि वो अपने बच्ची को जन्म जरूर देगी। और फिर वो यहाँ से बाहर की तरफ निकलती है और चाकू को फेंक देती है। लेकिन जैसे ही हेमंत उसके पीछे उसको मारने आता है, उसकी सबसे पहली पत्नी रानी उसको वहीं पर कुल्हाड़ी से काट डालती है। और यहाँ साक्षी बहुत सुकून के साथ आगे बढ़ती है कि उसके ऊपर इस कुप्रथा को चलाने वाला अब कोई नहीं है, और वो बहुत खुशी से अपनी छोटी बच्ची को जन्म देगी। इसी के साथ रानी भी उसके पीछे आ जाती है, और यहाँ होता है मूवी का दी एंड। और अभी तक भी अगर किसी ने ये मूवी नहीं देखी है तो जाओ अमेज़न प्राइम पर देख लो, क्योंकि इसका सेकंड चैप्टर 11 अप्रैल को आ रहा है, जिसका एक्सप्लेन वीडियो मैं आप सभी के लिए जल्दी लेकर आने वाली हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले टिल देन बाय।